चलिए आज की क्लास में हम लोग को सीखना है लवक के बारे में, पेलिस्टिक के बारे में। बता क्या रहे कि ये जो लवक होता है वह मुख्य रूप से यानी सीधे बोले कि प्लांट सेल में मौजूद होता है, पादप कोशिका में। इसके अलावा यह शैवाल और है ना कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में भी पाए जाते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। आप नाम जान लें उनका। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, उसी तरह से वर्णी लवक है ना, क्रोमोप्लास्ट एंड अवर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट। तो लवक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट और अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट है ना। हम लोग अभी हरित लवक को देखेंगे, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, इसको डायग्राम के साथ भी पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हरित लवक को समझे। हरित लवक का कार्य होता है क्लोरोफिल, है ना। हरित लवक का कार्य होता है क्लोरोफिल का निर्माण करना। और क्लोरोफिल जो होता है, जान चुके हो कि क्लोरोफिल जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो है वह रंजक है, पिगमेंट है ना, वर्णक है। इसी के उपस्थिति के कारण पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यानी जो आप जानते हो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज में बदल जाता है। तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन सा वर्णक करता है जी? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल जो होता है इसका निर्माण कौन कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट किसका एक प्रकार है? तो लवक का एक प्रकार है। तो पौधे के जो आप भाग हरे देखते हैं, कोई भी भाग जैसे पत्ती है, उसके टहनियाँ हैं, है ना, या कच्चा फल जो आप हरे देखते हैं, तो पौधे में जो भी भाग हरा है वह हरा का कारण क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल जो है वह किस में बनता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, और क्लोरोप्लास्ट इसका निर्माण करता है। इसका वर्णन अभी हम और इसका डायग्राम के साथ करेंगे। अभी हम लोग क्रोमोप्लास्ट को सुन लेते हैं। पौधे में भी बता रहे थे हरा था, तो वो किसके कारण था? हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के कारण। और क्लोरोप्लास्ट में किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। लेकिन हरा के अलावा जो आप रंग देखते हो, जैसे फल जब कच्चा होता है तो वो हरे होते हैं, अध पके फल या जो पका हुआ नहीं वो कैसा होता है? हरा होता है। लेकिन पकने के बाद किसी का कलर आप देखेंगे कि पीला हो जाता है, कोई लाल हो जाता है, कोई ब्लू हो जाता है, यानी कलर चेंज हो गया ना। तो जो हरा के बाद जो कलर आप देख रहे हैं वह क्रोमोप्लास्ट के कारण। यानी क्रोमोप्लास्ट का काम हो गया क्या? कि पौधे में विभिन्न रंगों का प्रदान करना। तो पौधे में जो विभिन्न रंग होते हैं वो किसके कारण होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। जैसे आप टमाटर को ही देख लीजिए, है ना। तो टमाटर जो होता है वो पहले कच्चा होता है तो वो कैसा होता है जी? हरा होता है। पकने के बाद कैसा हो जाता है? वो लाल हो जाता है। तो उसका कारण क्या है? तो आप ऐसे सीधे तौर पर पढ़ेंगे कि लाइकोपिन, कि टमाटर जो होता है वो पकने पर लाल क्यों हो जाता है जी? तो जवाब आपका मिलेगा लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है ना। लेकिन लाइकोपिन जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। इसी तरह से चुकंदर है ना, चुकंदर जो होता है वो लाल क्यों होता है? तो उसका आंसर है विटामिन। चुकंदर लाल क्या होता है जी? विटामिन। उसी तरह से गाजर, गाजर का रंग कैसा होता है? तो आप भी देखेंगे हल्का लाल जैसा ही होता है। तो उसका क्या कारण है? कैरोटीन। रिपीट करें क्या? टमाटर लाल क्यों होता है जी? लाइकोपिन। चुकंदर लाल क्यों होता है? तो विटामिन, है ना। और फिर उसी तरह से गाजर का लाल रंग क्यों होता है? तो कैरोटीन। तो ये सब एक प्रकार का क्या है? पिगमेंट है। पेड़ पौधे की पत्तियां हरी क्यों होती है? क्लोरोफिल। तो पौधे में विभिन्न रंगों को प्रदान करने का काम किसका है? वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट का। अब अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट के बारे में जानते हैं। अवर्णी लवक जिसका कोई रंग नहीं है, कोई रंग नहीं मतलब रंगहीन, इसलिए इसको रंगहीन लवक भी बोलते हैं। रंगहीन लवक। अवर्ण, कोई रंग नहीं है। तो कोई रंग नहीं है तो कैसा होगा? सफेद होगा। पौधे के जड़ को देखते हैं कैसा होता है जी? सफेद होता है, क्योंकि वहाँ क्या पाया जाता है? अवर्णी लवक। और उसका कार्य होता है खाद्य पदार्थों का संचयन करना। याद कर लिए? क्लोरोफिल का निर्माण करना,
और क्लोरोफिल भोजन का निर्माण करता है किस क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। होता है क्या? प्रकाश की सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज के रूप में बदल जाती है ना। नंबर दूसरा, पौधे में जो विभिन्न रंग है किसके अलावा? हरा के अलावा, है ना, वो किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। टमाटर के लाल रंग क्यों होते हैं जी? लाइकोपीन के कारण। चुकंदर जो लाल होता है किसके कारण? विटामिन के कारण। गाजर लाल क्यों होते हैं जी? कैरोटीन के कारण, है ना। उस तरह से कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि फल जब होता है कच्चा फल तो वो हरा होता है ना, पकने पर लाल या कोई और कलर का क्यों हो जाता है? पीला कोई हो जाता है, कोई ब्लू हो जाता है, ऐसा। या फूल को देखिए अलग अलग कलर है कि नहीं, तो उसका क्या कारण है? तो आप बताएंगे कच्चे फल क्लोरोप्लास्ट पक गया, क्रोमोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में रूपांतरण हो जाता है। फिर से कच्चे फल जो होते हैं वो हरे, लेकिन पकने के बाद उसका कलर चेंज हो गया। इसका क्या कारण हो गया? कि क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में रूपांतरण हो जाता है। अर्थात एक लवक यानी कि एक हरित लवक या वर्ण लवक, अवर्ण लवक, वो अपना जो होता है ना वो मॉडिफिकेशन यानी रूपांतरण कर सकता है। क्या कर सकता है? हरित लवक से वर्ण लवक बन सकता है, वर्णी लवक से अवर्णी लवक भी बन सकता है। तो इसका काम क्या है? खाद्य पदार्थों का संचयन करना। जैसे आलू, आलू क्या है? जड़ ही है ना। आलू जो है जड़ है, गाजर जो है वो जड़ है, मूली क्या है? जड़ है। लेकिन आप क्या करते हैं? उन्हें खाते हैं क्योंकि उसमें आपको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें खाद्य पदार्थों का संचयन होता है। तो खाद्य पदार्थों का संचयन किसके कारण किस में होता है? हरित लवक में। फूलों में, फलों में अलग अलग रंग क्यों होते हैं? क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक के कारण। पौधे की पत्तियां हरी क्यों होती है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का निर्माण कौन करता है जी? क्लोरोप्लास्ट, यानी हरा क्यों? क्लोरोप्लास्ट के कारण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंजक के कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल का निर्माण कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। अब हम लोग इसका किसका? हरित लवक का डायग्राम के साथ पूरा वर्णन सीखेंगे। तो अब जानते हैं क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के बारे में। ये हरित लवक की रचना किस तरह की होती है और यह किस तरह पौधे में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। तो हरित लवक के बारे में पहले जो इनका खुद का कैरेक्टर, जिस तरह हर तरह से राइबोसोम पर है तो उनका कैरेक्टर था, माइटोकॉन्ड्रिया उनका भी एक अलग कैरेक्टर था, और आज क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहला डुअल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है, एक और एक दो, है ना। अंतर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया से इसमें कि वहाँ इनर मेम्ब्रेन जो था रफ था, अंदर की ओर धंसकर उंगली जैसा रचना बना था, उसको क्रिस्टी कहते हैं। जबकि यहाँ दोनों लेयर को देखेंगे, दोनों मेम्ब्रेन को देखेंगे तो वो अस्मूथी है, किसी प्रकार का कोई खांच या मुड़ा हुआ नहीं है। नंबर 1 डुअल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल, समझ गए कि यह दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। नंबर दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स इन प्लांट सेल, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या पढ़े थे? वह भी सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स था, लेकिन एनिमल में थे, है ना। वह प्लांट में भी होता है लेकिन इससे क्लोरोप्लास्ट से छोटा होता है, इसलिए यहाँ सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स कौन हो गया? क्लोरोप्लास्ट। किसमें? इन प्लांट सेल। नंबर तीसरा किचन हाउस ऑफ प्लांट सेल, पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी में भोजन निर्माण यानी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, इसलिए इसे किचन हाउस ऑफ प्लांट सेल। ये समझाने का जरूरत नहीं होगा। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया भी था। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है जो प्रोटीन बनाता है, इसलिए एक क्लोरोप्लास्ट से दूसरे क्लोरोप्लास्ट बनाने के लिए इन्हें किसी दूसरे से डीएनए या राइबोसोम लेने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसके लिए जो एनर्जी चाहिए ना उसके लिए साइटोप्लाज्म पर निर्भर होता है, अर्थात आधा से ज़्यादा कार्य के लिए खुद निर्भर अपने आप पर होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स। रिपीट करें, डुअल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग, करेक्ट है। नंबर दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स इन प्लांट सेल, पादप कोशिका का यह दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। किचन हाउस ऑफ प्लांट सेल, पादप कोशिका का रसोई घर है क्योंकि यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और नंबर चौथा सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स, है ना, अधिकांशतः कार्य खुद कर लेता है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। इन रचनाओं को तो आपने क्या देखा? दो झिल्ली है, बाहरी झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली इनर मेम्ब्रेन, दोनों ही क्या है? स्मूथ है, चिकनी है ना। इसके इनर भाग, आंतरिक भागों को देखें तो पूरा लिक्विड से भरा पड़ा है, तरल पदार्थों से भरा हुआ है। कुछ याद करें पीछे की बातों को, तो कोशिका का द्रव साइटोप्लाज्म था, केंद्रक का द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म था, माइटोकॉन्ड्रिया का जो लिक्विड था उसे मैट्रिक्स कह रहे थे, और यहाँ क्लोरोप्लास्ट है ना, तो क्लोरोप्लास्ट के लिक्विड को क्या कर रहे हैं? ग्रहणा कर रहे हैं, सॉरी
क्लोरोप्लास्ट है ना, तो क्लोरोप्लास्ट के लिक्विड को स्ट्रोमा कहते हैं, नहीं लिखा पाया था, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, ये जो लिक्विड है इस लिक्विड को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। अब स्ट्रोमा के अंदर वाले भाग को आप देखेंगे तो कहीं कहीं पर आपको सिक्के के समान है ना कुछ गुच्छे दिख रहे हैं, है ना, ये सब ढेरों से होते हैं। तो सिक्के के समान ये जो गुच्छे दिख रहे हैं, इस सिक्के के गुच्छे को हम ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से देखिएगा जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है ना, इसको क्या कहते हैं, इंटरग्रेनल या फिर लैमली भी बोल सकते हैं। नंबर तीसरी बात है, आप ये जो ग्रेना देख रहे हैं ढेरों से सिक्के से मिलकर के बने, सिक्के जैसी रचना से, सिक्के से नहीं, सिक्के जैसी रचना से। तो जो सिक्के जैसी रचना मतलब एगो भी होगी, यहाँ देखिए एगो करके दिखाया गया कि एक सिक्के को क्या कहते हैं, थाइलाक्वाइड्स। यानी अभी तक आपने क्या देखा कि एक क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में सिक्के जैसी रचना का समूह है, उस समूह को ग्रेना कहते हैं। और ग्रेना में जो एक क्वाइंस जैसी, एक सिक्के जैसी रचना, उसे थैलाक्वाइड्स। बाहर आप देख लो तो ये हो गया आपका ग्रेना, क्या हो गया जी, ग्रेना। और इसमें से आप एक निकाल लीजिए, यानी ये वाला है ना, आप इसका नाम क्या दे रहे हो, थाइलाक्वाइड्स। ये तो आप दो चीजें बोल सकते हो, ग्रेना की इकाई, पूरा ग्रेना, ग्रेना की इकाई थाइलाक्वाइड्स। उल्टा पढ़ लो, एक थाइलाक्वाइड्स तो इसका ढेरों सा समूह, तो थाइलाक्वाइड्स का समूह ग्रेना या ग्रेना की इकाई थाइलाक्वाइड्स। समझे कि एक है तो थाइलाक्वाइड्स, लेकिन वही ढेरों सा समूह गुच्छे में हो जाता है तो उसे ग्रेना। उल्टा पढ़ लीजिए, समूह है किसका, थाइलाक्वाइड्स का, तो क्या कहलाएगा, ग्रेना, और ग्रेना की इकाई क्या कहलाएगी, थाइलाक्वाइड्स। अब हम लोग थाइलाक्वाइड्स, ये है ना एगो, एक को क्या करें, थाइलाक्वाइड। जब इसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, है ना, तो इसके बाहर भी एक और लेयर होता है जी, इस तरह से। यह क्या है जी, थाइलाक्वाइड्स। अब ये थाइलाक्वाइड्स में कहीं कहीं पर कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, कुछ कण मौजूद होते हैं, है ना। इस कण को हम लोग कहते हैं क्वांटासोम्स। VVI बात है, बाद में बताते हैं क्या होता है क्वांटासोम्स। कहाँ आपको मिला जी क्वांटासोम, तो थाइलाक्वाइड्स में, इसमें ना, इसी को जूम करके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। और थाइलाक्वाइड्स कहाँ मिला, ग्रेना में, ये ना ग्रेना कहाँ मिला, स्ट्रोमा लिक्विड में, और स्ट्रोमा कहाँ मिला आपको, क्लोरोप्लास्ट में, क्वांटासोम। अब क्वांटासोम के ये जो कण हैं, इनमें दो प्रकार के पिगमेंट मिलेंगे। आपको बढ़िया से बता देते हैं, फिर से इधर देखिएगा, ये पूरे सिक्के जैसी जो रचना है वो क्या है जी, ग्रेना है। एक है वह क्या है, थाइलाक्वाइड्स हैं। थाइलाक्वाइड्स को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस तरह की रचना दिखेगी, जिसमें कहीं कहीं पर आपको कुछ मॉलिक्यूल अणु दिखाई देंगे, है ना। इस मॉलिक्यूल को, इस अणु को आप क्या बता रहे हो, क्वांटासोम्स। क्वांटासोम्स में दो प्रकार के पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट का मतलब रंजक, जिसमें कोई कलर हो। दो प्रकार के पिगमेंट होते हैं किसमें, क्वांटासोम में। एक होता है आपका क्लोरोफिल और दूसरा होता है कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। क्लोरोफिल दो प्रकार की होती है, जबकि हम लोग एल्गी शैवाल में जानेंगे तो 4 प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्रकार की होती हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इसमें क्लोरोफिल ए का जो केमिकल फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg, याद रखेंगे C55H72O5N4Mg। क्लोरोफिल वी है ना, क्लोरोफिल वी का केमिकल फॉर्मूला होता है C55H70O6N4Mg, है ना। उसी तरह से कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कैरोटीन, तो दूसरा होता है
जैंथोफिल। कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स दो तरह के होते हैं, कैरोटीन, दूसरा जैंथोफिल। कैरोटीन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है C40H56 तथा जैंथोफिल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है C40H56O2। ध्यान दीजिएगा, अभी फिर से रिपीट कर रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट दो झिल्ली से घिरा, बाहरी झिल्ली आंतरिक झिल्ली, है कि नहीं? बाहरी झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन तरल पदार्थों से भरा, उसे एस्ट्रोमा कहते हैं। एस्ट्रोमा में सिक्के जैसी रचना का समूह पाया जाता है। समूह को ग्रेना, है ना, ये ग्रेना या फिर यहाँ पर ग्रेना, इनकी इकाई एक ना, इनकी इकाई एक ना क्या कहलाती है? तो कहलाती है थाइलाक्वार्ट्स। थाइलाक्वार्ट्स को जब हम क्या बोल रहे हैं? थाइलाक्वार्ट्स को जब हम माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें दो लेयर दिखेंगे जिसमें छोटे छोटे कण होंगे। उन छोटे कणों को क्या कहेंगे? क्वांटासोम कहेंगे। क्वांटासोम ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सक्रिय होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषी इकाई, ध्यान देंगे, फोटोसिंथेटिक यूनिट। प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन? क्वांटासोम। क्वांटासोम में दो प्रकार के रंजक मिलते हैं, पिगमेंट मिलते हैं, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल दो प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी। ए का केमिकल फॉर्मूला C55H72O5N4Mg। क्लोरोफिल बी का केमिकल फॉर्मूला C55H70O6N4Mg। उस तरह से कैरोटीनॉइड्स भी दो प्रकार के होते हैं, कैरोटीन एंड जैंथोफिल। कैरोटीन का केमिकल फॉर्मूला C40H56 एंड जैंथोफिल का केमिकल फॉर्मूला C40H56O2, है ना। ये जो क्लोरोफिल जो है, ये क्लोरोफिल कहाँ देख रहे हैं आप लोग? क्वांटासोम। क्वांटासोम कहाँ है जी? थाइलाक्वार्ट्स में। थाइलाक्वार्ट्स कहाँ है सर? कहाँ है? ग्रेना में। ये ग्रेना ना, ग्रेना का स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा का क्लोरोप्लास्ट में। सोचिए, हम लोग पीछे क्लास में पढ़े थे कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल का निर्माण होता है, पढ़े थे कि नहीं? लेकिन देखिए कैसे निर्माण होता है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? स्ट्रोमा लिक्विड होते हैं, लिक्विड में क्या होते हैं? तो एक अणु बोल सकते हैं थाइलाक्वार्ट। थाइलाक्वार्ट का समूह क्या कहलाता है? ग्रेना। ग्रेना, है कि नहीं? तो ग्रेना में क्या मिला? थाइलाक्वार्ट। थाइलाक्वार्ट्स में क्या मिला? क्वांटासोम। क्वांटासोम में क्या मिला? क्लोरोफिल। तो इस तरह से क्लोरोफिल जो होता है वह क्या करता है? सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपसे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हमेशा मिलते रहेगा, क्लोरोफिल में कौन से धातुई तत्व मौजूद होते हैं, है ना, मेटल एलिमेंट्स कौन है? तो आप लोग इनके फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो इनमें कौन मेटल है जी? मैग्नीशियम, है कि नहीं? तो कौन से धातुई तत्व मौजूद होते हैं? मैग्नीशियम, याद रखेंगे। अब इसके अलावा भी बोले थे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स बोले, जो पहले बता चुके कि इसका खुद का डीएनए, खुद का क्या है? आरएनए भी होता है, और राइबोसोम है। तो राइबोसोम का फंक्शंस क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। तो जब ये एक क्लोरोप्लास्ट से दूसरे क्लोरोप्लास्ट बनाएगा तो डीएनए, आरएनए और राइबोसोम के लिए इसके किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। यानी यहाँ तक ये खुद एक क्लोरोप्लास्ट से दूसरे क्लोरोप्लास्ट बनाने के लिए रेडी है, लेकिन इनके लिए जो एनर्जी चाहिए यह लिक्विड कहाँ से लेते हैं? तो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव से लेते हैं। यानी कुछ कार्य खुद करते हैं और कुछ दूसरे के लिए, इसलिए ऑटोनोमस नहीं क्या है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स हैं, है ना। एक बार हम इन चीज़ों को दोबारा रिपीट करें, कैसे पढ़ेंगे कि हरित लवक जो है प्लांट सेल में पाए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है, जो दो झिल्ली से घिरा होता है ना, जिसमें भोजन निर्माण की क्रिया होती है, इसलिए इसे किचन हाउस ऑफ प्लांट सेल कहते हैं, है ना। क्लोरोप्लास्ट दो झिल्ली से घिरा होता है, बाहरी झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। आंतरिक झिल्ली में तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे एस्ट्रोमा कहते हैं। एस्ट्रोमा में सिक्के जैसी रचनाओं का समूह पाया जाता है। इन समूह को ग्रेना कहते हैं, और ग्रेना एक दूसरे ग्रेना से जुड़ा होता है। ग्रेना की एक इकाई, यानी इतना जो सिक्का जैसी रचना देख रहे हैं, इसमें एक इकाई क्या कहलाती है? थाइलाक्वार्ट्स कहलाती है। ऐसे समझ लीजिए, ग्रेना और एक इकाई क्या कहलाती है? थाइलाक्वार्ट्स। थाइलाक्वार्ट्स को जब हम माइक्रोस्कोप से, यहाँ देखो, थाइलाक्वार्ट्स को जब हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो उसमें भी दो लेयर दिख रहा है, और उन दो लेयर के बीच कुछ कण पाए जा रहे हैं ना। उन कण को क्या करें? क्वांटासोम कह रहे हैं। क्वांटासोम को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सबसे एक्टिव रहने वाला यह पदार्थ है।
है कि नहीं। तो ये क्वांटासोम में दो प्रकार के रंजक, दो प्रकार के पिगमेंट मिलते हैं, एक क्लोरोफिल तो दूसरा कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल ही है जो सूर्य प्रकाश को अवशोषित करके सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज में बदलता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो क्लोरोफिल दो प्रकार के प्लांट से, मैं फिर से बोल रहे हैं, ये जब हम लोग एल्गी सवाल पढ़ेंगे तो वहाँ 4 मिलेंगे, A B C D। यहाँ कितने हैं? 2, ए और बी। क्लोरोफिल ए का केमिकल फॉर्मूला यह लिखा हुआ और बी का ये बता रहे कि क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल में कौन से धातुई एलिमेंट्स, कौन से धातुई तत्व मेटल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। क्या जवाब बनाएंगे? मैग्नीशियम। फिर कैरोटीनॉइड्स जो है क्वांटासोम में ही है ना। हाँ, अगर संख्या पूछे सर क्लोरोफिल की कितनी संख्या होती है एक क्वांटासोम में, तो ऐसे आप लगभग 230, ऐसे 230 से 250 याद कर सकते हैं, है ना। क्लोरोफिल की जो संख्या होती है एक क्वांटासोम में 230 से 250 होती है, जबकि कैरोटीनॉइड्स की संख्या लगभग 50 होती है। चलिए ये भी याद हो जाएगा हम लोग को कि एक क्वांटासोम में क्लोरोफिल की कितनी संख्या होती है, तो 230 से 250, जबकि कैरोटीनॉइड्स की संख्या कितनी होती है? 50 होती है। कैरोटीनॉइड्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक कैरोटीन और दूसरा जेंथोफिल। कैरोटीन का केमिकल फॉर्मूला C40H56 और जेंथोफिल का C40H56O2, है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ नाम है जो याद कर लेंगे, सुन के याद कर लीजिए। सबसे पहला इस तरह का क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, तो अंगक में बनाएंगे क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, तो अंग कहते हैं पत्ती को कहते हैं, लिप को कहते हैं। नंबर तीसरा, प्रकाश संश्लेषण की इकाई, प्रकाश संश्लेषण की इकाई तो क्लोरोफिल, लेकिन प्रकाश संश्लेषी इकाई क्वांटासोम। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्वांटासोम, प्रकाश संश्लेषण की इकाई तो क्या बनाएंगे? क्लोरो। अब आप इन 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। क्लोरोफिल बी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C40H56O2, B C55H70O5N for Mg, C C55H72O5N for Mg और D C55H70O6N for Mg। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ग्रेना की इकाई क्या कहलाती है? ए क्वांटासोम, बी थाइलाक्वाइड, सी एस्ट्रोमा, डी इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रकाश संश्लेषी इकाई फोटोसिंथेटिक यूनिट, प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे माना जाता है? ए क्वांटासोम को, बी ग्रेना, सी क्लोरोफिल और डी थाइलाक्वाइड्स। ठीक है, इन तीनों प्रश्नों का आप उत्तर बताइए।